हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल। तो आज के क्लास में हम ये पहचानेंगे कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट सेल है और कौन से बैक्टीरिया के अंदर अनरिकॉम्बिनेंट सेल है। इसको हम आज के क्लास में दो मेथड के थ्रू जानेंगे। तो उनमें से जो सबसे पहला मेथड है वह है डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड और दूसरा मेथड है इंसर्टेशनल सिलेक्शन इनएक्टिवेशन मेथड। तो ये जो दो मेथड है, इन दोनों मेथड के थ्रू आज के क्लास में हम जानेंगे कि कौन सी बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट सेल है और कौन सी बैक्टीरिया के अंदर अनरिकॉम्बिनेंट सेल है। तो इन पर डिस्कशन करने से पहले मैं एक बात और आपसे बता दूं कि इसके प्रीवियस क्लास में हमने सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल को बैक्टीरिया के अंदर पहचानने के लिए एक और मेथड के ऊपर हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल से डिस्कशन किया है। तो उस मेथड का नाम था ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड। तो अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द उस क्लास को अटेंड कर लें, क्योंकि वे भी टॉपिक आपके एग्जाम ऑफिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए अब हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल में सबसे पहले मेथड को डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड क्या है, इनमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इन सभी बातों पर हम आज के क्लास में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड को के वर्ड से ही आपको ये पता लग रहा होगा कि इसमें जो भी प्रोसेस होगा वो डायरेक्टली होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड में यहाँ पर ये सिलेक्शन होगा, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है। तो इसका जो टॉपिक है वह है डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड। तो डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड से ही आपको वर्ड से ही पता लग रहा हो कि इसमें जो भी प्रोसेस होगा रिकॉम्बिनेंट सेल को बैक्टीरिया के अंदर पहचानने के लिए वह डायरेक्टली होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप समझ लीजिए। तो फिर आप उसके बाद इस फिगर को भी समझेंगे तो और आपको बेटर कुछ समझ में आएगा। द सिंपलेस्ट ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन अकर व्हेन डिजायर्ड जीन मतलब फॉरेन जीन या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसी ये एक ही को कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक एज एन एग्जाम्पल विज कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट टू क्लोन द जीन फॉर कैनामाइसिन रेजिस्टेंस फ्रॉम प्लाज्मिड R65। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स को देखा। अब आप यहाँ पर अच्छी तरीके से ये जो आई होप कि आपकी स्क्रीन पर ये फिगर विजुलाइज आप कर पा रहे होंगे। तो आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट अब इस फिगर पे रखिए। इस फिगर के थ्रू आपको हर एक प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले एक प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में कैनामाइसिन जीन है। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है ये 13 इसके रिस्ट्रिक्शन साइट हैं। तो ये 13 साइट से ये क्लीवेज हो सकता है। 13 इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो इसको जब इको आरआई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब इसे ट्रीट करवाते हैं तो जो प्लाज्मिड R65 है ये 13 पार्ट्स में क्लीवेज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर विजुलाइज कर पा रहे होंगे। तो लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल कैनामाइसिन जीन की। तो ये जो 13 फ्रेगमेंट है प्लाज्मिड R65 के, इनमें से केवल एक ही पार्ट के पास कैनामाइसिन जीन का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो यहाँ पर डार्क ब्लैक रंग से आपको विजुअल हो रहा है, यही कैनामाइसिन जीन का रेजिस्टेंस है। तो एक बार आप फिर से समझिए कि एक प्लाज्मिड है R65, इसमें 13 रिस्ट्रिक्शन साइट हैं। इस 30 रिस्ट्रिक्शन साइट में हर एक साइट पे एक अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंस है, लेकिन एक साइट पर कैनामाइसिन जीन का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। जब इसे इको आरआई एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करवा गया तो ये 13 डिफरेंट पार्ट में क्लीवेज हो गए, लेकिन इन 13 पार्ट में से केवल एक ही पार्ट के पास ये कैनामाइसिन जीन का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा। तो अब इस 13 जो पार्ट हैं इसको वेक्टर के अंदर जब डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू इंसर्ट करवाया गया तो वहां पर हमें प्राप्त हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं कैनामाइसिन जीन की। तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि किस बैक्टीरिया के अंदर कैनामाइसिन जीन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर आप देखिए, तो मीडियम कंटेन 50 ml कैनामाइसिन प्लस एगार। तो एक इसको कल्चर करवाएंगे। 13 जो फ्रेगमेंट है जो वेक्टर के साथ कंबाइंड हो चुके हैं, कंबाइंड होकर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर लिए हैं, उनको अब हम एक कल्चर करवाएंगे एक पेट्री डिश में, और उस पेट्री डिश में हम 50 ml रखेंगे, उसमें कैनामाइसिन और एगार के साथ उसका कल्चर करवाएंगे। तो जब इन जो 13 पार्ट हैं जो कि वेक्टर के साथ कंबाइंड हुए हैं, जब उनको उस कल्चर करवाएंगे, जब इनका उस मीडियम में जब कल्चर करवाएंगे जिस मीडियम में कि 50 ml कैनामाइसिन और प्लस एगार है, तो उसमें जो कैनामाइसिन जो वेक्टर कैनामाइसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ होगा, वहीं केवल उस कल्चर में ग्रो कर पाएगा। उस मीडियम में केवल कैनामाइसिन वेक्टर ही ग्रो कर पाएगा, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो है वे एक कैनामाइसिन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड का आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पहला था सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल में आपने पहले मेथड को देखा जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड। तो अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। तो दूसरा मेथड है इंसर्टेशनल सिलेक्शन इन एक्टिवेशन मेथड। तो अब आपको इसके वर्ड से ही पता लग रहा होगा कि इसमें क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहचानने के लिए उसको इनएक्टिव कर देंगे। पहला मेथड था डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड। डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड में हम रिकॉम्बिनेंट सेल को पहचानने के लिए डायरेक्ट उसका यूज करते थे कैनामाइसिन जीन का। लेकिन जो दूसरा मेथड है रिकॉम्बिनेंट सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए वह है इंसर्टेशनल सिलेक्शन इनएक्टिवेशन मेथड। इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनएक्टिव कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, इन सभी पर हम डिटेल से जानेंगे। तो इंसर्टेशनल इनएक्टिवेशन मेथड, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। इंसर्टेशनल इनएक्टिवेशन इज द inactivation of a gene upon insertion of another gene its place। तो इंसर्टेशनल इनएक्टिवेशन मेथड में क्या होता है कि कोई दूसरे स्पीशीज का जीन को वहां पर इंसर्ट करवाकर उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो इसे कैसे किया जाता है, इन सभी बातों को अब आप इस फिगर में अच्छे से विजुलाइज कीजिए। तो अब आप अपने पूरे कॉन्सेंट्रेट को इस फिगर पे रखिए, जिससे कि आपको इंसर्टेशनल इनएक्टिवेशन का मेथड और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए एक वेक्टर है। इस वेक्टर में दो ऐसे साइट हैं जो कि कंटेन किए हुए हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। इस वेक्टर में दो ऐसे साइट हैं जो कि कंटेन किए हुए हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। तो इनमें से पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है एम्फिसिलिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। पहला रेजिस्टेंस है एम्फिसिलिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन जो है रेजिस्टेंस जो है इस वेक्टर के पास, तो दो रेजिस्टेंस है एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। तो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है इसी के जस्ट नियर ही रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो रिस्ट्रिक्शन साइट को जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाकर एक दूसरे स्पीशीज के फॉरेन जीन को यहाँ पर जब इंसर्ट करवाएंगे तो क्या होगा कि जो टेट्रासाइक्लिन का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वह पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले फिगर में आपने देखा कि वेक्टर के पास दो रेजिस्टेंस है, एक तो ये एम्फिसिलिन और ये दूसरा टेट्रासाइक्लिन। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे जब टेट्रासाइक्लिन के नियर जो रिस्ट्रिक्शन साइट है उसको जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाकर उस पर एक नए स्पीशीज के फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाएंगे। यहाँ पर आप देखिए इस फॉरेन जीन को जब यहाँ पर आप इंसर्ट करवाएंगे तो ये जो टेट्रासाइक्लिन का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस वेक्टर में केवल अब बचेंगे एम्फिसिलिन के ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो अब ये आप कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सी बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और कौन सी बैक्टीरिया में अनरिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो इसके लिए इन दोनों इस वेक्टर को हम कल्चर करवाएंगे, एक मीडियम में इसको कल्चर करवाएंगे और उस मीडियम में हम टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन
टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को उस मीडियम में हम रखेंगे। तो अब फिर इन दोनों ही वेक्टर को उसमें हम कल्चर करवाएंगे। तो जिस वेक्टर में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रेजेंस होंगे, केवल वही वेक्टर ही ग्रो कर पाएंगे। तो हम यहाँ से आसानी से उस मीडियम से इन दोनों का कल्चर करवाकर यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा अनरिकॉम्बिनेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो उस मीडियम में केवल अनरिकॉम्बिनेंट डीएनए ही केवल ग्रो करेगा, क्योंकि उस मीडियम में हम टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को उसमें हमने डाला हुआ है। तो केवल टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जिसके पास रहेगा तो ये है अनरिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास, तो केवल यही अनरिकॉम्बिनेंट डीएनए ही उसमें ग्रो करेगा। क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों नहीं ग्रो करेगा? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में केवल एम्पिसिलिन का ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको ये दोनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के क्लास का जो टॉपिक था सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल, इसमें भी आपने दो मेथड को देखा, डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड, इंसर्टेशनल सिलेक्शन, इनएक्टिवेशन मेथड। और इसके प्रीवियस क्लास में भी आपने सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल के एक और मेथड को जाना था, उसका नाम था ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड। तो सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल से रिकॉम्बिनेंट सेल को बैक्टीरिया के अंदर पहचानने के लिए आपने कुल 3 मेथड को जाना। उनमें से पहला है डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड, दूसरा है इंसर्टेशनल सिलेक्शन इनएक्टिवेशन मेथड, और जो इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था तीसरा था ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड। तो ये जो तीनों ही मेथड हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको और अच्छे से पूरे रिवीजन कर लीजिए। तो अगर आपको इन टॉपिक में से कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक और नए क्लास को अटेंड कराऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करें। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।